तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। प्रिंसेस मुदान ये जानकर शॉक होती है कि अब उसका टाइटल छीन लिया गया है और उसे नन बनाकर बौद्धिस्ट आश्रम में भेज दिया जाएगा। उसके बाद तो कुछ गार्ड प्रिंसेस मुदान को घसीटते हुए सू के घर के बाहर ले जाने लगते हैं। प्रिंसेस मुदान चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं एम्परर की बहन हूँ, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। ये जरूर नकली फरमान होगा, ये लोग बस सू को बचाने के लिए आए हैं। वे गार्ड्स कुछ भी नहीं सुनते और प्रिंसेस मुदान को घसीटते हुए बाहर ले आते हैं। बाहर पहले से ही एम्परर के खिलाफ विद्रोह करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं और येजिंग को देखते ही वे सारे घुटने पर आकर कहते हैं, कमांडर ये आपने इतनी सारी कठिनाइयां सही, लेकिन अब आप वापस आ चुके हैं। आखिरकार हेवन ने न्याय किया, अब आपके फादर की आत्मा को शांति मिल जाएगी। हाँ कमांडर ये हम सब जिंदा हैं सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने ही बॉर्डर पे वॉर लड़के हमें और हमारे परिवार को बचाया है। हम सभी यहाँ पर आपको अपना सम्मान दिखाने के लिए आए हैं। लोगों की ये बातें येजिंग के दिल को छू लेती है और येजिंग एक बूढ़ी लेडी को उठाते हुए कहता है, ऐसा मत करिए प्लीज, आप लोग खड़े हो जाइए। तभी एक गार्ड येजिंग की स्वॉर्ड और उसका कोट लेकर आता है और कहता है, कमांडर ये जब से हंसो ने सुना है कि आप किसी मुसीबत में हैं, तब से ही वे सारे बॉर्डर पर अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। प्लीज वापस आएं और उन्हें हराएं, साथ ही हमारे देश की रक्षा के लिए आर्मी को लीड करें। सू कोट उठाकर फटाक से येजिंग को देते हुए कहती है, तुम चुपचाप खड़े क्यों हो? क्या तुम अपनी पोस्ट पर वापस नहीं आना चाहते? देखो मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरे फादर ने तुम्हारा नाम साफ करने के चक्कर में बहुत मेहनत की है और मुसीबतें भी उठाई हैं, इसलिए इस मौके को जाने मत दो। येजिंग अपनी कोट को ओढ़ लेता है और स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, ठीक है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। सभी लोग येजिंग को चेयर करने लगते हैं कि हाँ कमांडर ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं और वो हमारी मातृभूमि की रक्षा भी करेंगे। हम अपनी पूरी लाइफ आपको ही फॉलो करेंगे कमांडर ये। आखिर में पड़ी प्रिंसेस मुदान भी कहती है, कमांडर ये कितने ज्यादा हॉट हैं। ये सुनकर तो सारी पब्लिक प्रिंसेस मुदान का मर्डर करने के इरादे से घूरने लगती है। उसके बाद तो वे सभी अंडा सब्जी हड्डी यहाँ तक कि जो कुछ भी मिले उससे प्रिंसेस मुदान को मारते हुए कहते हैं, तुम डायन चुप रहो, तुमने ही कई वफादार परिवार की पीढ़ियों को मरवा डाला। गार्ड भी चिल्लाते हुए कहता है, हाँ ये एक डायन ही है, इससे तो एम्परर से भी झूठ बोला और हमारी मातृभूमि को खतरे में डाल दिया। प्रिंसेस मुदान अब भी अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो रही है मुझे मारने की? सू येजिंग को देखते हुए मन ही मन सोच रही होती है कि भले ही ये मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था, लेकिन अंत में ये एक महान देशभक्त है। तभी एक आदमी कहता है, लेडी सू ने ये फैमिली के बचे हुए 2 मेंबर को बचाने के लिए बहुत मेहनत की, यहाँ तक कि उस बेचारी को तो अपना घर भी छोड़ने के लिए मजबूर किया जाने लगा। हालांकि लेडी सू बहुत ही मनमौजी है, लेकिन फिर भी देश के मामलों को वो बहुत ही गहराई से लेती है। अब मेरी नजरों में उसके लिए सम्मान है। अपने बारे में ये सब सुनकर सू तो रो पड़ती है और मन ही मन कहती है, हे भगवान जब से मैं इस दुनिया में आई हूँ तब से ये पहली बार है कि कोई मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है। ये सब तो मेरे दिल को छू रहा है। ऐसा लगता है कि मेरे फादर ने सब कुछ पहले ही तय कर लिया था। उन्होंने मुझे नन बनने से बचाया और ये फैमिली का नाम भी साफ कर दिया, साथ ही उन्होंने मेरी इज्जत पे लगे दाग को भी साफ कर दिया। ओ फादर आप ही हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। दूसरी ओर लियो कहता है, भाई अब सब कुछ ठीक हो चुका है और हमारी फैमिली का भी नाम साफ कर दिया गया है, इसके लिए हमें लेडी सू का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये जिंग लियो को गले लगाता है और कहता है, अब देखो कि मैं हमारी फैमिली को फिर से कैसे बनाता हूँ। दूर होकर येजिंग कहता है, सू तुम्हारा थैंक यू, तुम्हारी इस मदद के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। सू कहती है, तुम दोनों का स्वागत है, बस अब तुम लोग कड़ी मेहनत करो। साथ ही सू खुशी से रोते हुए मन ही मन कहती है, यप्पी मैंने येजिंग के फैमिली का नाम साफ कर दिया और डॉक्टर बाइक्विंग के सेक्ट में भी शामिल हो गई। अब तो बस ग्रैंड ट्यूटर नानबिंग ही बचे हैं, एक बार उन्हें भी मना लूं, उसके बाद कोई कांगलान टी पार्टी नहीं होगी और मेरी डेथ भी नहीं होगी और मैं प्राइम मिनिस्टर की खूबसूरत बेटी के रूप में इस जिंदगी का मजा लूंगी। अचानक येजिंग सू के सामने आते हुए कहता है, सू मुझे अपनी सगाई के बारे में कुछ बात करनी है, मैं तुम्हें फॉर्मली प्रपोज करना चाहूंगा, क्या तुम मेरा इंतजार? अचानक डॉक्टर बाइक्विंग सीटी बजाते हैं और सू का ध्यान भी वहाँ चला जाता है। ये देखकर येजिंग गुस्से से मन ही मन कहता है, मैं फिर से सू को प्रपोज करने जा रहा था कि ये डॉक्टर बाइक्विंग इसने टांग अड़ा दी। तभी हम देखते हैं कि आसमान से ढेर सारे लोग नीचे जमीन पर आ जाते हैं और एक साथ कहते हैं, सेक्ट लीडर आपके आदेश पर हम हाजिर हैं। सू भी चौंक जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम सब कहां से आ गए और ऐसा क्यों लग रहा है कि एक को कॉपी करके चिपका दिया गया है? तभी डॉक्टर बाइक्विंग कहते हैं, सू कहती है, हाँ मास्टर बोलिए।
साथ ही उसके दिमाग में चल रहा होता है कि आज पहली बार डॉक्टर बाइकविंग ने मेरा नाम लिया और उन्होंने आखिर इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया है। क्या वो कोई अनाउंसमेंट करने वाले हैं? डॉक्टर बाइकविंग सू का हाथ पकड़ लेते हैं और अनाउंस करते हुए कहते हैं, सू मेरी डिसाइपल है और फ्यूचर में ये तुम लोगों की सेक्ट आंट बनेगी, तो तुम लोग उसके ऑर्डर को फॉलो करोगे। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये पहली बार है कि मास्टर ने अपनी पूरी बात को खत्म किया। डॉक्टर बाइकविंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, सेक्ट के नियमों के अनुसार किसी भी नए डिसाइपल को पूरे 1 साल तक कल्टीवेशन में रहना होता है। इस दौरान वो किसी से शादी नहीं कर सकते और उन्हें अपने बिहेवियर को और भी अच्छा करने के लिए ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्हें एंशिएंट दाविस्ट के बारे में सीखना होगा। तो सू अच्छी तरह से स्टडी करो, 1 साल के अंदर मैं तुम्हारा एग्जाम लूंगा। बुक्स के इतने बड़े पहाड़ को देखकर तो सू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो मन ही मन कहती है, अब जब तक कि मैं इन बुक्स को पढ़ूंगी तब तक तो मैं वैसे ही गंजी हो जाऊंगी। फिर तो इसमें और नन बनने में क्या अंतर है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं हाई स्कूल में वापस आ गई हूँ। ये सुनकर ये जिंग सू के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, सू चिंता मत करो, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर तो सू खुश हो जाती है और कहती है, सच में लियो, तुम तो कमाल के हो, अब मेरा काम बन गया समझो। इधर ये जिंग डॉक्टर बाइकविंग को घूरते हुए मन ही मन कहता है, तुमने मेरी बात काट दी, आखिर इसका क्या मतलब है। डॉक्टर बाइकविंग भी ये जिंग को घूरते हुए मन ही मन कहते हैं, मैं तो बस अपने डिसाइपल को पढ़ा रहा हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर तो उन दोनों की नजरों ही नजरों में साइलेंट वॉर शुरू हो जाती है और इन दोनों को ऐसे देखते हुए इंजॉय कर रहे होते हैं ग्रैंड ट्यूटर। इन सब से अनजान इधर सू लियो को बुक्स देते हुए कहती है, तो फिर मैं तुम पर ये सब छोड़ती हूँ। लियो भी कहता है, हाँ मैं हर दिन तुम्हारी मदद करने के लिए आऊंगा। साथ ही सू के दिमाग में चल रहा होता है कि कमांडर ये जिंग, डॉक्टर बाइकविंग और ग्रैंड ट्यूटर ये तीनों ही कांगलान पार्टी के मेन लोग थे, लेकिन अब तो ये मेरी तरफ है। अरे वाह, मैं तो कितनी कमाल की हूँ। ग्रैंड ट्यूटर इन दोनों की वॉर में शामिल होने का इंतजार करते हुए मन ही मन कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि बाइकविंग का नजरिया सू के लिए बदल गया है। ये तो और भी दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन इधर प्रिंसेस मुदान गुस्सा हो रही होती है कि आखिर एम्परर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैं उसकी अपनी बहन हूँ, फिर भी उसने मुझे बलि का बकरा बना दिया। मैं इतनी ज्यादा होशियार हूँ, फिर भी सू जैसे किसी इंसान के सामने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई। मैं तो सू से 1000 गुना सुंदर हूँ, फिर भी वो सारे हैंडसम लोग उसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं। क्या वे अंधे हैं? प्रिंसेस मुदान चिल्लाते हुए कहती है, सो तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं इन चीजों के ऐसे ही खत्म होने दूंगी? मैंने जो कुछ भी किया वो सब एम्परर के कहने पर किया, मुझे तो बस बलि का बकरा बनाया गया है। ये सुनकर ये जिंग चौंकते हुए कहता है, क्या एम्परर? सू भी हैरान होकर सुनने लगती है और इससे पहले कि प्रिंसेस मुदान आगे कुछ और कहती, ग्रैंड ट्यूटर उसके मुंह पर अपना फैन मारते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ, ये एम्परर की बेइज्जती करना हुआ। क्या तुम्हें अपनी फैमिली की चिंता नहीं है? प्रिंसेस मुदान हंसते हुए कहती है, ग्रैंड ट्यूटर क्या तुम मुझे मेरी फैमिली की धमकी दे रहे हो? ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। अचानक प्रिंसेस मुदान एक गार्ड का स्वॉर्ड उठा लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, मुझे उनकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अब मैं रोड पर आ चुकी हूँ, तो मुझे अपनी मौत से भी डर नहीं लगता और मैं अपना आखिरी वार करके रहूंगी। मैं जिंदगी भर पास होती रही हूँ, लेकिन आज सू के अपने से बेहतर रवैये को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर तो वो सू की ओर स्वॉर्ड चलाते हुए कहती है, सू तुम मर जाओ। अचानक ये जिंग सू के सामने आकर उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है और ये सब देखते हुए सू मन ही मन कहती है, क्या प्रिंसेस मुदान लड़ना चाहती है? मैंने तो ये नॉवेल में नहीं लिखा। ये जिंग अपनी स्वॉर्ड से प्रिंसेस मुदान की स्वॉर्ड को दूर झटकता है और अपनी स्वॉर्ड के साथ प्रिंसेस मुदान भी मुंह के बल लियो के पैरों के पास जाकर गिर जाती है। प्रिंसेस मुदान एक नए प्लान के साथ फिर से उठ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी। फिर तो वो लियो को पकड़ लेती है और खींचते हुए उसे छत पर ले जाते हुए मन ही मन कहती है, मैं लियो को बंधक के रूप में यूज करूंगी और अपने इरादों में कामयाब हो जाऊंगी। छत के कोने पर पहुंचने के बाद प्रिंसेस मुदान कहती है, हिलने की कोशिश भी मत करना लियो, और अगर तुम लोग ऊपर आने की कोशिश करोगे तो मैं इस स्वॉर्ड से लियो का गला काट दूंगी। सू चिल्लाते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रही हो और तुम्हें मार्शल आर्ट आता है? बकवास, आखिर मैंने खुद को कोई पावर्स क्यों नहीं दी? ये जिंग कहता है, प्रिंसेस मुदान अगर तुम लियो को छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारा बंधक बनने के लिए तैयार हो जाऊंगा। प्रिंसेस मुदान कहती है, ये जिंग तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम्हें मार्शल आर्ट आता है, इसीलिए मैं तुम्हें काबू नहीं कर पाऊंगी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। क्या लियो को सू बचा पाएगी और आखिर प्रिंसेस मुदान चाहती क्या है, ये सब हम जानेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो आज भी मैं आप लोगों को एक टारगेट देना चाहूंगी 250 लाइक्स का। जितना जल्दी आप लोग ये टारगेट पूरा करोगे उतना ही जल्दी मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूंगी। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।